नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आज धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं मैं और आपसे सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो मैं आरंभ करूंगा धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, अभी जब हम बैठे हैं इसके थोड़ी देर पहले चिदम्बरम जी का बयान आ गया। आज आप सिंदूर पे बहस थी पार्लियामेंट में। तो लोकसभा की जो मुझे जानकारी मिली कि साहब की लोकसभा से तो स्थगित करा दी ऑपोजिशन ने मिलके। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब इसी के ऊपर तो हंगामा कर रहे थे कि साहब आप सिंदूर पे बहस नहीं हो रही। जब बहस हो गई तो फिर उन्होंने उसको स्थगित करा दिया। तो ये हमारे चिदम्बरम जी का जो महान बयान आया है जिसमें कह रहे हैं कि साहब कि पहलगाम के आतंकी कि पाकिस्तान से होने का कोई सबूत नहीं था। तो ये क्या इसीलिए आया है कि जिससे कि चर्चा स्थगित कराई जा सके? क्या मुझे 2+2 = 22 लग रहा है इसमें कुछ? मुझे लग रहा है ये 202 हो गया सर। 2+2 202 लिखा जाएगा ये कुछ गलती क्योंकि ये जो सरकार का जो प्लान था वो जो दरअसल देखो शुरू में इस विपक्ष को ये उम्मीद थी कि ये सरकार मानेगी नहीं, ये चर्चा को मानेगी नहीं, क्योंकि देखिए वो बार बार ये सवाल कर रहे थे जो दुनिया में जिसके लिए जिस काम करने के लिए पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करता उसको विपक्ष फ्री में कराना चाहता है। यानी अगर जिसके लिए बेचारे को कई लड़कियां भी पाकिस्तान को तो भरनी पड़ती है, आपको मालूम हो कराची यूनिवर्सिटी में बाकायदा विज्ञापन निकलता है कि उनको उन लड़कियों को भर्ती किया जाता है जो हनी ट्रैप के लिए हिंदुस्तान के जो अलग अलग जो रक्षा उसमें काम करते हैं संयंत्रों में उनको हनी ट्रैप करना होता है। तो इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज में भर्ती निकलती है वहां। तो पाकिस्तान को वो सब लगाना पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर हिंदुस्तान का नुकसान कितना हुआ, विपक्ष जो यहाँ पता करने के लिए। तो उनको लग रहा था कि सरकार शायद इस डर से कि साहब ये है वो है। कई बार क्या होता है ना, आप किसी बच्चे का कोई एक आप उससे छुपाना चाहते हैं लेकिन सायास उसके हल के लिए, जैसे आप किसी बच्चे को गैस के उसमें आग में हाथ नहीं देने जाते, लेकिन वो बच्चा अगर जिद करता रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप तब भी नहीं मानेंगे, वो मालूम है वो पैर पटकेगा वो सब करेगा। तो इसी तरह से विपक्ष की हालत है या विपक्षी नेता प्रतिपक्ष की हालत है कि वो पैर पटक रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये खुला छोड़ देंगे कि चलो जाओ तुम गैस के ऊपर आग में हाथ लगा के देख लो। तो उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। चुनाव आयोग तो पहली गलती उनसे यही हो गई कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार उनको छोड़ देगी। जैसे हम अक्सर जब दो दोस्तों में लड़ाई हुआ करती थी तो हम एक को कहते थे झगड़ना मत, हम तेरी इज्जत बचा लेंगे। वो कहता था छोड़ दो मुझे, हम उसको पकड़े रखते थे। कई बार क्या हुआ, एक दो बार एक लड़के को कुछ ज्यादा सबक सिखाना था तो उसने कहा छोड़ दो मुझे, हमने छोड़ दिया, जा भाई। अब वो सामने वाले को 2 मिनट में घूस भर दिया। तो वही हालत ये हो रही थी, विपक्ष को लग रहा था कि कांग्रेस वो सरकार मानेगी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब नहीं देगी, क्योंकि कई सारी चीजें जो जिसके जानकारी से देश को नुकसान हो सकता है, सरकार तो बचाएगी उस नुकसान को। ये कहेगा साहब हमको तो जानने का हक है, लेकिन सरकार ने कहा आइए हम आपको आप ही के पीछ पे खेल के आपको हराते हैं, क्योंकि हमने तो सब पे खेलना सीख लिया है। अब वो जब ये हो गया तो इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो तैयारी करके आए थे, मान लीजिए मैं पहन के आया हूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और आप कहें कि नहीं आज तो लॉन टेनिस का मन है, तो अब आप बताएं क्या करें, आपके पास तो बैट है, उससे तो रैकेट नहीं हो सकता वो। तो ये विपक्षी के लिए ये हुआ। और फिर जब ये सब हो गया तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब मैच तो वही होगा, यानी अब एसआईआर पर बहस होगी। पहले याद कीजिए आप, तमाम दर्शकों को भी मालूम हुआ, आपको भी, कि सबसे पहले लड़ाई इस बात पे हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन पहलगाम, आतंकी हमला पहलगाम। अब वो जब उन्होंने वहां कर दिया तो दूसरे पे भी बात होगी। पहले तो आप ये कह रहे हैं ना सरकार यहाँ इस पे कमजोर पिच पे खड़ी है, और चिदम्बरम ने जिस तरह से बयान दिया कि पहलगाम का आतंकी हमले पे ये कितना बड़ा बयान है। आप ये सोचिए, आप अमेरिका के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, हमारे तो मार ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो तूने जो द रेजिस्टेंट फ्रंट को जो आतंकी घोषित किया तूने बहुत गलत किया, उसको तो शांति पुरस्कार नोबेल के साथ रख, उसके ट्रंप के साथ, कि इसने बहुत अच्छा किया, इनका तो नाम ही नहीं है। दरअसल ये इन लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन में ये पता होना बंद हो गया संजय सर, कि जब आप एक स्टेशन पे बैठे हो और कोई ट्रेन आ रही हो और उस ट्रेन का आपको टाइम नियत ना हो,
आपको मालूम नहीं हो कब आएगी, तो आप कभी उठ के उसी दुकान पे, व्हीलर एंड कंपनी की दुकान वो बंद होगी किताबों की, अब कुछ और होगी, लेकिन आप जाके उन पढ़ी गई किताबों को दोबारा देखने लगते हैं, फिर आप जाके बराबर में हो जा, लेकिन आपको पता चला ट्रेन का अनाउंसमेंट भी बंद हो गया कि कब आनी है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में जो सत्ता की ट्रेन आनी थी गांधी फैमिली पे, उसको 36 साल तो गांधी परिवार में आए होंगे, और लगभग 11 साल इनको सबसे लंबा समय है। आप ये सोचिए कांग्रेस के लिए ये किसी भी सत्ता से बेदखली के बाद का सबसे लंबा समय है, जब वो इंतजार कर रही है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये आएगी कब। तो जब आपको इंतजार का समझ में नहीं आता ये कब खत्म होगा, तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। अगर कोई डेट है। संवेदनशील है, हाँ, तो आज अगर आज सुनवाई है। हाँ हाँ जी मैं जी। तो अगर कोई बहुत ही समझदार तरीके से पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करता, तो वो आज के दिन इस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, जो तुम्हारा सबसे पहला हल्ला था, ये तो बाद में आया ना भाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो बाद की चीज है ना, तो पहले उस पे हो जाता। आपको तो आप कह रहे थे अब सरकार हमारे सामने नहीं टिक सकती और ये नहीं हो सकती, तो वो आज आ गई। आने से पहले आपने पेशबंदी कर दी, क्योंकि पेशबंदी क्यों होगी, क्योंकि आपको आपको खुद यकीन नहीं कि शशि थरूर क्या बोल देगा, ओवैसी क्या बोल देगा, सुप्रिया सूले क्या बोल देगी। हमारे लिए बोलेंगे कि जो उन्होंने बाहर विदेश में बोला वो बोलेंगे। तो ये दरअसल विपक्ष की एक पेशबंदी है, उनको समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए चूंकि चिदम्बरम का तो कुछ आता जाता नहीं, उनका क्या जाना, वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले पे हमने जिस तरह की जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई, अरे भाई आपने क्या जवाबदेही दिखाई, हमें पहले समय से आपको पता चल चुका था कि वो पाकिस्तानी आतंकी हैं पहले दिन से, क्योंकि आपका तो वो जो एक सिम था वो एक्टिव हो गया, तो आप तो कंप्लीट सुन रहे थे। आप 36 घंटे तक सिर्फ सुन रहे थे। आपका गृह सचिव, इस देश का गृह सचिव मर्री में था, मर्री में, उसको पता ही नहीं था इस देश पे हमला हो गया। मधुकर गुप्ता वो वहां मर्री में बैठा था घूमने के लिए पाकिस्तान में, और यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो दुनिया के ब्रेजन अटैक हैं उनमें से आपने सुन के कर क्या लिया। 167 लोग आपके मारे गए, सैकड़ों लोग, 22 देशों के लोग मारे गए, और आपने कर क्या लिया कि हमने जवाबदेही तय कर दी। अरे कौन सी जवाबदेही तय कर दी? अबू जुंडाल वहां बैठ के, जबुद्दीन अंसारी, ये तमाम लोग थे, आज भी आप एक भी उसको नहीं ला पाए। तो ये सिर्फ ये कहना यही है कि वो अपने आप को नंगा दिखा के ये कह रहे हैं कि तुम भी नंगे हो तभी हमाम में सब नंगे है। ये कहावत लगातार चलती रहेगी, वो कोशिश ये है। तो वो चलिए चलते हैं थोड़ा वीरेंद्र जी के पास में। तो वीरेंद्र जी, ये मुझे तो उसकी क्या बोलते हैं वो भगवा आतंक की याद आ गई आज चिदम्बरम जी की बात सुन के। सर एक फिल्म आई थी गंगाजल, उसमें एक डीएसपी साहब होते हैं भूरेलाल जी, उनकी पंच लाइन हाँ है इतो साला होना ही था। हाँ तो आज मुझे याद उन्हीं की आ रही, भूरेलाल जी की, कि ये जो है इतो साला होना ही था। और जैसे ही मैंने चिदम्बरम का बयान सुना, वैसे ही जो है ये मेरे मन में कंफर्म हो गया। और दूसरी मुसीबत टूट गई है अखिलेश यादव के ऊपर। आज एनडीए के सांसद जो हैं संसद भवन के बाहर डिंपल यादव के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की पत्नी भी हैं और सांसद भी हैं। और लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से या इंडिया अलायंस की ओर से या टीएमसी की ओर से अभी तक एक शब्द नहीं आया है। जो मौलाना है साजिद रशीदी ने जो बहुत ही भद्दी भाषा में बोला है एक टीवी स्टूडियो की डिबेट में, तो कांग्रेस अब इस समय प्रेडिकामेंट में है, फंस गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर 3 महीने में आप विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इंडिया के बारे में ग्लोबल नैरेटिव अब बदल गया है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक अपने भाषण में कहा कि 4 देशों से हम लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम केवल 3 का ही लिया। पाकिस्तान, चाइना, टर्की चौथे का नाम लेने में वो उन्होंने टाल दिया। और वो लॉकहीड मार्टिन का देश कौन नहीं जानता है। तो अब जो है ये जो ग्लोबल नैरेटिव जो बदल गया है, और अब जो दुनिया को ये मालूम हो गया है कि इंडिया इज नाउ एट ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अब प्रस्थान बिंदु पे है। आप केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने वो संतुष्ट हैं और कंफर्टेबल हैं। कहीं पर भी जो है वो आपको किसी जल्दबाजी में या किसी उलझन में, किसी तनाव में आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है 40 बार बोल चुका, कि 60 बार बोल चुका कि मैंने डील कराई, मैंने सीज फायर कराया। अब वो भी बोल बोल के थक गया है। जब इंडिया में कोई नहीं पूछा तो वो थाईलैंड पहुंच गया।
बोला मैंने वहां सुसाइड करा दिया। तो अभी तो वहां हुआ भी नहीं है। हुआ अब वो नहीं है, वो थाईलैंड पहुंच गया कि जेड़ अब वो का। थाईलैंड पहुंच गया है। तो ये तो उसका हाल है। और आज भी जो गोगोई एक कांग्रेस के एमपी कह रहे थे कि पीएम बताएं हमको कि ट्रंप क्यों बार बार बोल रहा है। अरे भाई, 1-1.5 महीने पहले ही हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता और स्वयं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब इस बारे में बोल चुके हैं कि और जयशंकर जी भी बोल चुके हैं कि उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन उनको पीएम के मुंह से सुनना है। तो इतनी फजीहत कांग्रेस की होगी। अभी जो कहा धीरेन्द्र पुंडीर ने कि 11 साल से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के बारे में उतना ही बड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि उनको लोकसभा में आखिरी बार जब बहुमत मिला था, वो 40 साल पहले मिला था 1984 में। 1984 के बाद 2024 तक 10 लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और 10 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। और 10 में 3 चुनाव ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 पार नहीं करी है। ये हाल है कांग्रेस का। और उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो नरेंद्र सरेंडर और रोज हेटफुल एक कमेंट करके, रोज एक नया षड्यंत्र करके और जो भी देखिए उनका साहब, जो क्या बात वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में तो दम ही नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी से क्या आदमी नहीं है। मुकाबला? हाँ, तो ये सब जो कह करके अभी थक गए हैं। लास्ट या जून में बोलते थे हमने नरेंद्र मोदी का मनोबल तोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, सरकार कभी गिर सकती है। अभी पिछले हफ्ते खड़गे साहब बोले हैं 30 सीटें अगर हमारी और आ गई होती तो हमारी सरकार बन गई होती। तो इनका जो वर्ल्ड व्यू है, जो इनका विजन है, वो केवल इलेक्शन जीतने तक सीमित है और सीट जीतने तक सीमित है। आज कांग्रेस ने पिछले 11 साल से हर टीवी चैनल के स्टूडियो को पोलिंग बूथ में बदल दिया है। और वो पोलिंग एजेंट की तरह उनका प्रवक्ता बोलता है और अपने सामने सामने वाले बैठे जो भी अगर जर्नलिस्ट है या एंकर है उसको बताता है कि तुम राइवल पार्टी के पोलिंग एजेंट हो। बस सारी डिबेट उन्होंने इसमें समेट दी है कि जो टीवी स्टूडियो है वो पोलिंग बूथ है। सारे समय 11 साल से केवल बात जो होती है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे होती है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो रणनीति है वो केवल सोशल मीडिया के जरिए सफल नहीं हो सकती। हमारे अखिलेश जी भी यही करते हैं। वो रोज एक ट्वीट करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, चिकित्सा सेवा ध्वस्त हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई है, एक ना एक ऐसी बोली। लेकिन उसका रेजोनेंस ग्राउंड पे भी होना चाहिए और वो तभी होगा जब आपकी ग्राउंड में आपकी उपस्थिति होगी, आपकी मौजूदगी होगी, आपका इकोसिस्टम होगा। कांग्रेस का इकोसिस्टम खासकर यूपी में तो और बिहार में तो ध्वस्त हो चुका है। वो चाहे एसआईआर हो या वो ऑपरेशन सिंदूर हो, कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर सरकार के खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं कर पाई है। और एसआईआर के ऊपर जो है, जो जो यूएस एड से पैसा पाए थे, वो आपका एडीआर, वो सबसे आगे चल रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करने में। तो अब जो है नैरेटिव को रीगेन करने के लिए जो कुछ भी जद्दोजहद है वो केवल इनका मुकाबला एक चीज से है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, जो उनका संयम है। आप 23 साल में नरेंद्र मोदी का संयम से डिगा नहीं पाए। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की एनालॉजी में, तो आप कितनी भी शॉर्ट पिच बॉल फेंक लो, नरेंद्र मोदी अपने क्रीज के बाहर आके छक्का नहीं मारने वाले। कुछ भी बोल लो आप। डोनाल्ड ट्रंप भी खींच रहा होगा कि यार बताओ, ये हम डील के लिए परेशान है और ये लंदन जाके डील कराया ब्रिटेन से, हमसे बात ही नहीं कर रहा है। और इन्होंने 10 जुलाई डेडलाइन रखी थी, 5 जुलाई को हमारी टीम कॉमर्स मिनिस्ट्री की दिल्ली वापस आ गई। अरे ठीक है साहब, कर लेंगे, जल्दी क्या है। अब इन्होंने कर दिया है कि 1 अगस्त। तो अब हमारे यहाँ से कहा जा रहा है अरे साहब अभी तो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, दैट्स ए वेरी बिग डे फॉर इंडिया, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये सब चल रहा है। और आपने तो प्रोग्राम भी किया है, जिस तरीके से स्नब किया है ईयू को कि तुम सैंक्शन लगाओगे 1 जनवरी से। अरे आज ही से लगा लो यार, ऐसी जल्दी क्या है। ऐसी ये देर 6 क्या है? महीने का बोनस इतना क्यों दे रहे देर हो। क्यों? 6 महीने क्यों? अभी लगाओ, अभी लगाओ हाँ, तुरंत। तो आज ही से लगा लो। तो ये सब चीजें जो 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 जा रही हैं और जो सिग्नल जा रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी को, जो जो सिग्नल जा रहे हैं ब्रिटेन से एफटीओ के ऊपर, जो ग्लोबल टाइम्स में और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जो कवरेज हो रहा है, और जो ब्रिटेन का सेक्शन ऑफ मीडिया कह रहा है ब्रिटेन में कि बेच दिया। गार्जियन ने तो बड़ा उसका अपोजिशन किया है, गार्जियन ने, कि हाँ, ये क्या कर दिया कहा आपने। बेच दिया, इट्स अ सेल आउट बोल रहा है। वो बोल रहे सेल आउट हो गया ये। जैसे इंडिया में मोदी ने अडानी को बेच दिया, वैसे ही किया स्टारमर ने जो है इंडिया जो है मोदी को बेच दिया। ये सब चल रहा है।
तो राजनीति जो है बहुत सब्सटेंटिव ब्रिटेन को और मोदी को बहुत भेज दिया, हाँ, ब्रिटेन को हाँ, मोदी ब्रिटेन को मोदी को भेज दिया। तो ये सब वहां चल रहा है। तो ये सब चीज तो इस सबको देखते हुए कांग्रेस की जो आज लीडरशिप है, दे आर अनइक्वल टू द टास्क ऑफ कम्पीटिंग विद मोदी। व्हाट टू टॉक ऑफ टेकिंग ऑन मोदी, दे कांट इवन कम्पीट विद मोदी नाउ। तो जो शेयर जो पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस चाहिए पॉलिटिकल वन अपमैनशिप के गेम में कम्पीट करने के, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। और आज और जिस तरीके से ये भागे हैं, ये 16 घंटे की डिबेट सुनते सुनते हमको 6 दिन हो गया। अब 16 घंटे की डिबेट में 16 सेकंड नहीं खड़े हो पाए आप। तो ये जो आज वैसे हुआ है। एक सूचना दे दूं आपको, सूचना, जी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रवाना हो गए पार्लियामेंट से घर के लिए अपने। बताइए। जी धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप? जी ऑपरेशन नहीं, सिंदूर पे बहस में मुद्दे क्या होंगे और उस पे कांग्रेस क्या कहेगी? पहली बात तो जब एक सरकार एक ने मिनट, मानसून। धीरेन्द्र जी को जी सुन जी जी ले, जी जी वीरेंद्र जी, जी 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 पहले जी धीरेन्द्र जी 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 को जी सुन। देखिए, जी जी मुझे तो ये लगता है कि जब आपने बताई दिया कि वो लागू हो चुके तो अब कोई गाली गलौज भी नहीं करेगा उनकी तरफ से, क्योंकि अगर वो सामने रहते हैं तो उनको दिखाने के लिए, क्योंकि दरअसल कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि एक स्थिति तक जो उनके सलाहकारों का जो ग्रुप था वो तो बहुत ही उत्तम सलाहकार थे, जो उनको लगातार राहुल गांधी को वो सूचना देते, धीरे धीरे वो उनको लेफ्ट की तरफ ले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने ये भी मान लिया कि अब इनको सलाह नहीं देना है, अब ये जो कहें वही सुनना है। तो इसीलिए वो जब ये कहते हैं कि उनमें दम नहीं रहा तो भी लोग ताली बजाते हैं, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो लंबे समय से संसदीय लोकतंत्र के अंदर रहते हुए आपने देखा होगा औपचारिकताओं का पालन करते थे, ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसे थे, अचानक वो कहने लगे ये नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। लंबे समय से उनको मालूम है किस तरह से भाषा का वो है, लेकिन उन्होंने देख लिया कि यार ये इसको अगर मैं नरेंद्र मोदी को नहीं बोलूंगा तो ये फिर मुझको बोलेगा, क्योंकि वो उस तरह से, आप ये देखिए वो जो सभा है जिसमें एक आदमी ये स्वीकार करता है कि मैंने 10-15 साल बाद ये समझा है कि ओबीसी के मुद्दे क्या है, जो ये कहता है कि हमसे गलती हो गई, तो वो ये तो गलती मुझे लग रहा है, जब याद होगा आपको ज्योति बसु की जो जब प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था उसको ठुकराया गया था, इस सबको उन्होंने 2008 में कहा कि गलती हो गई। ये तो उससे भी आगे निकल गए वामपंथियों से, क्योंकि उनको अक्सर गलतियां बहुत सालों बाद आती हैं, जैसे वामपंथ को झंडा फहराना हिंदुस्तान का सीपीएम की इमारत पर, माफ कीजिएगा, 15 अगस्त 2021 में पहली बार फहराया। सीपीएम ने अपनी किसी भी इमारत पर पहली बार तिरंगा फहराया 21 में, क्योंकि उनको ये याद आ गया कि यार गलती होगी, उस समय तिरंगा नहीं फहराया था। इसी तरह राहुल गांधी को हो सकता है ये 3 दिन बाद याद आए कि अरे यार गलती होगी, उस समय 1 बजे निकल आए, नहीं तो बहस तो हो जाती। हम लोग क्या पता राहुल गांधी को, मतलब आप इससे सिंसियरिटी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक ही चीज इनको ताकत दे रही है, वो ये है कि जब लोग थक जाएंगे, जब लोग नरेंद्र मोदी से थक जाएंगे तो और कहां जाएंगे, हमारे पास आएंगे। लेकिन लोग तो राहुल गांधी से ज्यादा थकते नजर आ रहे हैं आजकल, उल्टा हो रहा है। नहीं तो लेकिन उनको बताएगा कौन? राजा को किसने कहा? आजकल वो बच्चे तो होते नहीं जो जल्लूस में जाके कहते हैं राजा नंगा है। वो तो मुझे लगता है कि बीरेन जी को मतलब जो अपनी बात को जारी रखे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये बीच में जाना, दरअसल ये तो इसका इस्तेमाल करना संसद का, पहले समय में आप देखिए विपक्ष कितने खूबसूरती से इस्तेमाल करता था अपने इशू को सामने लाने के लिए। संसदीय लोकतंत्र का ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके पास नेता प्रतिपक्ष और जो दूसरी उसकी सिस्टर है, बहन है, यही 2 सबसे ताकतवर है। और ये लोग को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि संसद बहस करने के लिए भी होती है। कुछ चीजें आप प्रतीकों के साथ देते हैं, कुछ चीजें आप बहस के साथ लेते हैं, लेकिन वो लगातार एसआईआर पे मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ऑप्शन होंगे, वो अगर कुछ कहे तो अलग बात है, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ जो जवाब दिया था, आपको पता है वो जो उसने अपना जो एफिडेविट फाइल किया था, वो बहुत ही शानदार एफिडेविट है, जिसमें उसने बाकायदा उसकी पूरी लाइन दी है कि किस किस हाई कोर्ट ने मना किया है। साहब आपने भी कहा था ये नागरिकता का आधार नहीं है, याद है जब लिंक किया जा रहा था तो मना किया था। और जिस एडीआर का जिक्र अभी आप कर रहे थे
वीरेंद्र सर, अगर आप उसका 2012, 13, 14, शायद 2015 में इन्होंने पेश किया था कि जब उसके साथ जोड़े जाने की बात हुई थी लिंक, उस समय फेनेटिकली मना किया था। इसी एडीआर ने कोर्ट में ये इसकी तरफ से भी इसका रुख ये था कि साहब आधार को नहीं जोड़ा जा सकता। सर ये बात मार्च 2023 की है, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वोटर आईडी को लिंक करेंगे आधार से, और उसके बाद लगभग 65% लोगों ने वॉलंटरली आधार से लिंक कर लिया है। नहीं, लेकिन उस समय 2015 आधार का विरोध किया था। एक और चीज के साथ आधार को लिंक करने की कोशिश हुई थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें ये कहा गया था कि ये कोई अनिवार्य वो नहीं है, आप इसको हर चीज इसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो जो कोर्टों में कहा गया है तो उसी को उठा के चुनाव आयोग ने उनके सामने रख दिया है कि ये लीजिए साहब, 5 करोड़ और फर्जी राशन कार्ड अभी सरकार ने 7 जुलाई को अपनी विज्ञप्ति में दिया है कि उन्होंने रद्द किए हैं, तब से अब तक जो फर्जी थे राशन कार्ड फर्जी तो पूरे लगातार बन रहे। वो तो दूसरा ये भी नहीं था कि अगर हम ये कहें कि राशन कार्ड इस देश में घुसपैठ के लिए बन रहे थे, राशन कार्ड तो राशन चोरी के लिए बन रहे थे, और वो ज्यादातर राशन डीलर ने बनाए थे, वो तो संख्या बढ़ाई जाती थी, वो सब था। आधार कार्ड पर तो इस समय फर्जी जितने आधार कार्ड बनाने का इस देश में कंपटीशन चल रहा है, इतना स्वस्थ कंपटीशन तो हम लोग ओलंपिक में मेडल लाने के लिए नहीं ला रहे। आप हर जिले में देखिए, रायबरेली में कहने लगा साहब इन्होंने एक आदमी की आईडी इस्तेमाल करके 50,000 बना दिए, एक किसी और ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अरे आपके देश में मजाक चल रहा है। आप खुद ही कह रहे हो, इतने दिन तक आप ये कहते रहे कि नहीं साहब आधार को आप हर चीज से मत जोड़ो, तब उनको ये कह रहे थे, अब कह रहे कि आधार भी जोड़ लो। अरे आधार नकली बन रहा है, वो नकली बन रहा है सीधे तौर पे। अब एक बात बताइए, 22 लाख जो मर गए उनको कहां से वोट डलवाएं? अरे साहब जो मर गए अगर उनको आप जिंदा रखते तो उनके वोट पड़ जाते, तो उनको जो है वो स्वर्ग से वापस आने का एक उत्तम अवसर मिल जाता, और विजिट करके चले जाते वो लोग वापस। एक बहुत बढ़िया, आपने वो रास्ता ही बंद करवा दिया। संजय जी, पीएम किसान सम्मान योजना 2018 में लागू हुई थी, और यूपी में हर साल फर्जी किसानों को अभी भी वीड आउट किया जा रहा है 7 साल के बाद, और लगभग जो है 10 लाख लोगों से पैसा वापस भी लिया जा रहा है। ये अभी भी चल रहा है। पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों की सूची। जी सर, हमारे यहाँ जब चुनाव होता है संजय सर, एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ, जब चुनाव होता है तो एक बड़ा बढ़िया उस समय जरूर आता है ये मीम्स। एक बुजुर्ग बार बार आके पूछता है उससे कि भाई रामरती ने वोट डल गया क्या, रामरती का वोट डल गया। वो चौथी बार आया तो उसने कहा, उसने चुनाव आयोग का जो वो एजेंट बैठा था उसने कहा कि डल गया क्या, बार बार पूछ रहा, वो घर नहीं गई क्या? अरे कहने लगा भाई पिछले 16 साल से वोट डाल जाओ, घर कैसे जागी? मैं तो फूक के आया था चीता में, वो रोज कैसे आ जा समझ में नहीं आता, वोट डाल रहा है चली जा। वो ये बहुत चलता है। तो ये जो समझ नहीं रहे हैं, ये जो रामरतियां थी 22 लाख, उनका दुख है उसको, इंडी गठबंधन को, कि उनका वोट पड़ जाता था, उनके घर वाले आगे ढूंढते थे कि यार इनको हम जला आए थे, यहाँ कहां से गए। तो वो दिक्कतें हैं, उन सब का कोई जवाब नहीं है। कोर्ट अगर कुछ और कर दे, कपिल सिब्बल साहब का चूंकि जलवा होगा तो कुछ और कर दे तो अलग बात है, क्योंकि वो उनको हो सकता है कि हैती का, होंडुरास का, रवांडा का या इस तरह के देशों का उदाहरण दे सकें, क्योंकि उनके पास तो होंगे जरूर, तो उन सब से कोई कानून की रोशनी में लाके इनको दें तो वो हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विपक्ष के पास एसआईआर पर भी बहस करने का कोई मुद्दा है। दरअसल ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे आप कोर्ट खुद ये जानता है कि उसको राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, तुमको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, वो तुमसे इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रहे, तुमसे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रहा इसमें। वो विरोध में आए हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस के विरोध में आए हैं। कल को आप, ये दुनिया का मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल होगा कि यार आप इस बात का विरोध करने लेंगे कि मरे हुए के नाम क्यों हटाए जा रहे। ये तो समझ से बाहर की बात है ना, इस पे आप क्या बहस करेंगे? सर ये पॉलिटिकल जीएसटी है, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो साफ हो जाएगा। इसको जरा सर मैं एक मेरा निवेदन ये था, मई के महीने से कांग्रेस विशेष सत्र की मांग कर रही थी। जब जून में सरकार ने घोषणा की कि 21 जुलाई या 22 जुलाई से विशेष सत्र होगा, तब कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश का बयान आया। बताइए 42 दिन पहले मानसून सत्र की घोषणा कर दी।
उन्होंने बार-बार दोहराया 42 दिन पहले, जब 42 दिन के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा का शुभ घड़ी आई, तो क्यों आपको लकवा मार गया? अगर 42 दिन आपके हिसाब से अभूतपूर्व इंटरवल था, अभूतपूर्व गैप था, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड गैप, तो आखिरकार अब तो वो घड़ी आ गई ना। तो किस चीज से भाग रहा है विपक्ष? तो किस चीज से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? आखिरकार आप लगातार हमलावर थे, आपने पीएम के ऊपर इतना निजी हमला किया, पर्सनल अटैक किया, नरेंद्र को सरेंडर तक आपने कह दिया, और जितनी गंदगी कही जा सकती थी वो आपने कर दी। उसके बाद जब आया मौका तो आप जो है गायब हो गए, और इन्होंने नरेंद्र मोदी को रणछोड़ दास तक कहा था, जबकि रणछोड़ दास को भारतीय संदर्भ में वो डेरोगेटरी रेफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से यूज किया था वो बहुत डेरोगेटरी था। दास तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। जी, और तो जाता लेकिन जो उनका जो कहने का अंदाज था कांग्रेस के लोगों का, दैट वाज फुल ऑफ हेट एंड कंटेम्प्ट फॉर सनातन धर्म। तो अब आप बताइए भाई, आप क्यों भाग गए? ये आपकी जो आपकी रिट्रीट है, ये स्ट्रेटजिक नहीं है, ये साफ-साफ पीठ दिखा के भागना है। इसमें कौन सी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल तो सही ये जो है और ये बहुत आगे जाएगा सब मामला जो आज हुआ है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है कि चर्चा रिज्यूम होती है कि नहीं होती है, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, बट लेकिन दोनों तरफ के पार्लियामेंट अपोजिशन के पार्लियामेंट के जो फ्लोर मैनेजर्स होंगे, आई होप कि वो काम पे लगे होंगे। तो अब थोड़ा सा और भी कर ले कि साहब की कांग्रेस ने जो ये धीरेन्द्र जी, ये हमारे जगदीप धनखड़ वाला दांव खेला तो बड़ा शातिर पने से था, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। क्या कहेंगे आप? देखिए कई बार क्या होता है और धनखड़ जी को कहेंगे कि वो एक महामूर्ख थे जो कांग्रेसियों के चक्कर में आ गए। नहीं, धनखड़ जी को दरअसल आपने उनकी जो साहित्य की जो योग्यता है उस पर सवाल उठाया, वरना उन्होंने सर्वेंटीज के डॉन क्विक्टो को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको अपने ऊपर चरितार्थ कर लिया। वो ये ढूंढ रहे थे कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है उनको दरअसल डॉन क्विक्टो की तरह ये कंफ्यूजन हो गया कि ये पवन चक्किया नहीं है, ये राक्षस है, इनको निपटाना जरूरी है, तो तलवार लेके घुस पड़ा उस खेमे में। बाद में जब होश आया तो उसको पता चला कि उसको पटक के फेंक दिया, और रात में उसने उसी जिस सराय में रुका हुआ था उन्हीं जो शराब के जो वो भरे हुए रखे थे पीपे, उनको इसलिए काट डाला क्योंकि उसको ये शक हो चुका था कि इनके अंदर, शक नहीं यकीन हो चुका था कि इन पीपों के अंदर राक्षस बैठा हुआ है। तो जो उन्होंने जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी को अचानक ये यकीन हो गया कि ये जो विपक्ष है ये विपक्ष नहीं है, ये मेरा पक्ष है, और जो ये सत्ता पक्ष है ये विपक्ष है, क्योंकि वो जितने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे उनको ये यकीन होना बंद हो गया अचानक कि अब वो यहाँ आ चुके थे, उनका जो बीच की मेमोरी थी, मुझे लगता है वो अचानक उनको साथ देने से इनकार कर गई, क्योंकि जिस तरह की योजना बनाई गई थी, मैं तो इसको योजना कहने से भी, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, मैं इसको योजना मानने से इसलिए इनकार करता हूं कि आप ऐसे वक्त में ये अगर आप सिस्टम में रहे हैं, आप राज्यपाल रहे हैं और वो भी उसी पार्टी के जिसने आपको उपराष्ट्रपति बनाया, तो आपको ये मालूम होगा कि सूचनाएं कैसे ट्रेवल करती हैं, इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। इन सब के बावजूद कोई आदमी ये सोचे कि वो ऐसी सरकार जिसके आंख नाक कान, जिसको 9 बजे डीआईबी ब्रीफ करता हो, जिसको मतलब एनएसए ब्रीफ करते हैं, जिसके पास एक एक चीज का एलिमेंट हो, उसको आप इस बचकानी योजना से कि साहब मैं नोटिस स्वीकार कर लूंगा, इससे परेशानी हो जाएगी, या मैं इसको नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटा रहे हो, ये सब करने से मुझे लगता है कि ये एक मतलब जैसे सत्यपाल का तो मुझे फिर भी समझ में आता है। मैं आपको देखो 3 चीजें हम लोग देखते हैं। वीरेंद्र सिंह का समझ में आता है क्योंकि वो सत्ता के लिए उसको लग रहा था, ये समझ में आने वाली बात है, जो एकदम अभी हाल फिलहाल के जो बड़े चेंजेस हैं। फिर सत्यपाल मलिक का भी समझ में आता है क्योंकि उसने करप्शन कर लिया था, उसको नहीं मिला तो फिसल गए, हर हर गंगे वाली कहानी हो गई। वो बेचारा गया घाट पे और गिर गया, वो गया किसी और का रपट पड़े तो हरि गंगे। हाँ, वो पन्नी चुगने गया था, वो गिर गया तो उसने कहा सब हर हर गंगे, तो वो हो गया। लेकिन इन जनाब को ये क्या करने गए थे?
ये क्या करना चाह रहे थे? इनको प्रधानमंत्री बना देता विपक्ष या राष्ट्रपति बना देता, तीसरी कौन सी जगह हो सकती थी, आप ये बताइए। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इनको तो पत्नी के लिए भी प्रोटोकॉल चाहिए था, खुद के लिए भी चाहिए था, बड़ा जहाज भी चाहिए था, बड़ा स्वीट भी चाहिए था। ईरान की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि साहब कि वो उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल में उनके कोई मंत्री आए हुए थे, तो भाई साहब 2 घंटे तक ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करते रहे और वो थक के चले गए। तो इस तरह की हरकतें कोई करने वाला जो है, और ऐसे हमने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं अपने ब्यूरोक्रेसी वाले जीवन में, बहुत सारे ऐसे नमूने हुए, मंत्री और संतरी हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये तो ये दिखाता है कि ये तो बहुत ही हल्का बंदा था। नहीं, और मैं तो सर, मेरा सिर्फ यही है, आपने तो इस पे बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैं देख रहा था, लेकिन मैं अभी तक ये समझने में इसलिए वो हूं क्योंकि लंबे समय के सार्वजनिक जीवन के बावजूद इस तरह की ये तो, मतलब मैं ये कहूंगा कि अचानक आपको, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था वांडम की उस फिल्म का, जिसमें उसको यकीन हो जाता है, वो 2010 में उसको, 1995 2000 में उसको ये यकीन हो जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है और उसकी फौज के सिपाही भागे हुए हैं, तो उनको अरेस्ट करने भाग रहा है। तो इस शख्स को अचानक किस तरह का याद आ गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बाद तो आपके पास राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, अगर अगर कोई पद की बात की जाए, तो वो भी विपक्ष आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ये हैसियत नहीं। तो आप अचानक उठ के कैसे चले गए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये इतना विश्वास हो जाना कि मैं कल को ये रहूंगा, अभी तो आपको पेंशन बचा ली आपने, अगर आप ये नहीं करते, अगर आपको हटाया जाता तो पेंशन ही आपकी उड़ जाती। तो आपने आखिरी समय में इतनी समझदारी दिखाई कि मैं पेंशन बचा लूं, थोड़े दिन पहले आप कैसे मैं अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई चीज ऑथेंटिक आए। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, बीजेपी के और एजेंसी से भी बात करने की कोशिश की जो इनको डील करती हैं, लेकिन अभी तक वो भी सनाके में, क्योंकि वो भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि यार कोई आदमी इतने सारे सिस्टम में रहने के बावजूद इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है ओपनली। जयराम रमेश के चक्कर में ज्यादा आ गए क्या? जयराम रमेश ने क्या पढ़ा दिया? जयराम रमेश ने राहुल गांधी को भी बर्बाद कर रखा है, और राहुल, उनकी दोस्ती में हमारे धनखड़ जी भी बर्बाद हो गए। हाँ, वही मैं कह रहा कि भाई धनखड़ अभी राज्यपाल से होके आया, तो उसको मालूम होगा कि कैसे सिस्टम काम करता है। अरे मंत्री रह चुका है साहब। हाँ, वीरेंद्र जी बताएंगे तो कि किस तरह से इन्होंने उसको नहीं जो है सर, जो बात पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया है कि बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम ने कितना सफलतापूर्वक, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के तरीके से, इतना प्रिसाइज, इतना पीसफुल ऑपरेशन जो कंडक्ट किया, और इनका इस्तीफा हो गया। एंड 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 एक इनको वो अपॉर्चुनिटी विक्टिम कार्ड खेलने की नहीं मिली, सरकार के लिए कोई संकट खड़ा करने का अवसर नहीं मिला, अपोजिशन भी जो है सत्ते में आ गया, ये क्या हो गया, और वो कोई भी इसका पॉलिटिकल माइलेज इसमें ड्रॉ नहीं कर सके, सरकार के लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा नहीं कर सके, और इतना मीकली इन्होंने सबमिट किया और चुपचाप इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे में लिखा, आई रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने ये अपने अपने त्यागपत्र में लिखा था। तो ये अभी तक डिटेल्स बाहर आना बाकी है कि हु कंडक्टेड द ऑपरेशन। हालांकि 2 मंत्रियों के नाम आए हैं, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के, लेकिन इतने जूनियर फंक्शनरीज ने अगर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है, वीपी सिंह के, ये आपके वीपी के वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे का, तो जाहिर है कि ये सरकार इससे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन इससे ज्यादा सफलता से कर सकती है। ये और लोगों के लिए सबक भी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी शांति से संपन्न हो गया, और एग्जीक्यूट हो गया, और किसी को खबर नहीं लगी। अपोजिशन वाज टेकन अबैक। जयराम रमेश क्या कर रहे थे अगर वो इतने बड़े गुरु थे धनखड़ साहब के? मुझे लगता है वीरेंद्र सर, आप बार बार नितिन गडकरी का नाम इस तरह क्यों लेते हैं, औरों के लिए सबक है, ये मैं समझ नहीं पाता। आप नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एक उनका बयान आज भी चल रहा है कि कोई लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहता। हाँ, और एक बयान ये भी चल रहा है कि जब मोहन भागवत Z+ सिक्योरिटी में रह रहे हैं, तब जो है, तब आसाम और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो खुद Z+ सिक्योरिटी में है।
आपके इस पहले वाले बयान को कोई भी बीजेपी का नेता आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपने थ्रेट किया है उन लोगों को कि नहीं, कुछ नहीं, और किसी लोगों को के खिलाफ कि उन लोगों के खिलाफ और बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। ये आपने जो कहा है ये सही नहीं है। नहीं, नहीं, ये तो ये सारे जो जो तथ्य अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है उसके आधार पे मैंने कहा है। जी संजय सर। हाँ, तो ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे धनखड़ साहब वाला मामला। सर और इसमें इसको अभी भी आना बाकी है। मैं माफ कीजिएगा हाँ, बीच में फिर बोल रहा हूँ, इसमें अभी भी सच आना बाकी है। आप भले ही मतलब मैं सबको सुनता भी हूँ और मैं वो भी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के पास जाके बैठा भी हूँ। जनरली मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी मैं पार्टी दफ्तरों में भी गया और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प ये है, क्योंकि जिन पत्रकारों को ये तक नहीं पता चलता बराबर में कमरे में बैठ के कि अभी इस कमरे में बैठ के कौन गया, उस मुख्यालय में मिलके कौन गया, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि धनखड़ रात में क्या कर रहा था। क्योंकि अभी ये आना बाकी है। ये जो कारण है मुझे लगता है जो आपका हिंट था वो उसके इर्द गिर्द जाकर रुकेगा, क्योंकि सरकार को ये परेशानी में नहीं डाल सकते, किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकते थे। मान लो अगर वो स्वीकार भी कर लेते नोटिस तो बहस हो जाती, बहस भी उन्हीं को करनी थी, तो इसलिए वो नहीं। जो इशारा आपका था वो कस्बा वाला, मुझे लगता है ऐसी कोई कहानी जरूर आएगी अगर ये बोलने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी कहानी है जिसको अभी आना बाकी है, क्योंकि लोग अभी भले ही वो अपने हिसाब से 2 दिन में उन्होंने रुख बदल लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम से कम इतना विंडक्टिव होके कोई मैंने ट्वीट देखा नहीं है उनका, कम से कम औपचारिकताओं का। आपने देखा कि जो अमित शाह का है, जिस तरह याद होगा आपको अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्लेजेंट्रीज भी शेयर नहीं करता हूँ, उनके साथ एक्सचेंज करता हूँ, याद है सोनिया गांधी के लिए या गांधी फैमिली के लिए। लेकिन उनको आप बाकायदा देखते हैं कि वो जन्मदिन से लेके तमाम चीजों में कटसी फॉलो करते हैं। और जिस तरह का वो ट्वीट आया है वो सिर्फ इसलिए नहीं आ सकता कि उनके लिए, उनको तो इतनी बार गालियां दी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी, उसके बावजूद आप प्रधानमंत्री मोदी का वो तलखी वहां नहीं देखते हैं। जो अचानक दिखाई दी वो सिर्फ परेशानी से नहीं हो सकती, कुछ और है जिसके लिए मुझे लगता है कि इंतजार अभी करना पड़ेगा। और नहीं तो वो जो फीड हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो नहीं मानता हूं, मतलब मेरी समझ ये कहती है इतने सालों तक इनको देखने के बाद कि इतनी आसानी से वो ये बता ही नहीं रहे, वो ये सामने ए रख रहे हैं लेकिन कहीं कहानी जेड के पास है। जी, तो वीरेन जी एक थोड़ा सा मुझे आपके ये जो प्रकरण हुआ हमारी डिम्पल जी को लेके, वो बड़ा विचित्र लग रहा है कि साहब की ना पति कुछ कह रहा है, ना उनकी पार्टी कुछ कह रही है, और एनडीए वाले उनके सम्मान में तख्तियां लेके खड़े हुए। ये तो अखिलेश यादव के कोड़ में खास पैदा कर रही है एनडीए, और क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये दिखा दिया कि हम जो है मुस्लिम वीटो के खिलाफ नहीं जा सकते और हम केवल मुसलमानों को मैसेजिंग और सिग्नलिंग करते रहेंगे, जहां भी कोई मस्जिद मिलेगी वहां हम जाएंगे। और जो मौलाना साजिद रशीदी है, आई कॉल हिम ए ब्लडी सीरियल ऑफेंडर। ये हाँ, आदमी जो है नूपुर शर्मा के साथ भी था और इसने कितनी जो है कितनी भद्दी बातें ये लगातार बोल रहा है। इसके बाद उसके ऊपर 5 साल में आज पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली पुलिस की ओर से। तो अखिलेश यादव की मजबूरी है, वो इंडिया अलायंस में रहे, बड़े पसंद रहे, अब अच्छी बात है, लेकिन 2027 में कांग्रेस जो है इनको बहुत परेशान करने वाली है। कांग्रेस ने ये बता दिया है कि हमको मुस्लिम बहुल सीटें चाहिए वेस्टर्न यूपी की। यही उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाए थे। मुस्लिम वोटों के लिए दो दो हाथ समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से करने होंगे, इसीलिए ये सब हो रहा है। और अखिलेश यादव को ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम था कि अगर वो मस्जिद में जा रहे हैं अपने सांसदों के साथ तो इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। वो इतने अनुभवी व्यक्ति, उनको मालूम था वो क्या कर रहे हैं। कोई भी नेता अनजान नहीं होता, कोई भी नेता इतना मासूम नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो उसको पता ना हो। तो इससे तो अब इसमें कई मौलवी कूद गए। एक मौलवी शहाबुद्दीन रिजवी बरेली वाला कूद गया, एक मौलवी दिल्ली वाला कूद गया, ये आपका ये वहां का है, गंगोह सहारनपुर का साजिद रशीदी, ये भी कूद गया, और लोग भी आ गए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी कहा जा रहा है कि इसको हटाइए वक्फ बोर्ड से इसको पैसा मिलता है। अब ये नहीं पता कि वो मस्जिद क्या प्रवेश वर्मा की जो अवैध मस्जिदों की सूची में है कि नहीं है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने तो 300 मस्जिदों की सूची बनाई थी और उसमें काफी साफ भी हो गई हैं और काफी दरगाहें भी साफ भी हो गई हैं। तो अखिलेश यादव ने को लेकर कोई, मैं ये मानता हूं इस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं होगी कि डिम्पल यादव के बारे में उसने जो बोला है और जिस तरीके से एनडीए के एमपी उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, एफआईआर हो गई है, तो वो तो बाय एंड लार्ज यही मानेंगे कि भाई इट गोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, कि मुसलमानों में अच्छा संदेश गया है ठीक है भाई हम कर रहे हैं। लेकिन एक एम्बेरसमेंट तो क्रिएट हुआ ही है आज उनके लिए, एक उनके लिए असहज स्थिति पैदा हुई है। लेकिन अखिलेश यादव चुनावों को देखते हुए मुसलमानों को लगातार संकेत और संदेश की जो उनकी राजनीति है वो जारी रहेगी। और हो सकता है कि आजकल में ये कहा जाए कि पीडीए की सफलता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए वो संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो और जैसे लखनऊ में, यूपी में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कई स्कूलों को बंद किया है, मर्ज किया है, तो जो स्कूल बंद हो गए हैं वहां पे बोर्ड लग गया है पीडीए स्कूल। तो पीडीए को भी हो सकता है कि पीडीए को आगे बढ़ाने का ये मौका एक नया व्हीकल उपलब्ध करा दे। तो कुल मिलाकर के क्षेत्रीय पार्टियों का जो ओवरऑल विजन होता है और जो जो उनकी कार्यशैली होती है वो इमीडिएट इलेक्टोरल इंटरेस्ट से आगे नहीं जाती है, और उनका वोट जो है संभला रहे, उनका वोट बचा रहे, वो इंटैक्ट रहे, वो केवल सारा जोर इसी पे होता है क्षेत्रीय पार्टियों का पूरे देश में। तो समाजवादी पार्टी कोई अपवाद नहीं, वो भी यही करेगी और ज्यादा इससे परेशान होने वाले वो लोग हैं नहीं जी। इसमें लखनऊ में केस दर्ज हुआ है, दरअसल लखनऊ में केस दर्ज हुआ, लखनऊ दिल्ली में भी हो गया। हाँ दिल्ली भी हुआ, लेकिन कल रात में पहला केस इस पे लखनऊ में दर्ज हुआ है, जिसमें एक जो लड़का है गौरव प्रवेश यादव, उसने इस पर एक कंप्लेन दी थी, उसमें सब केस दर्ज हुआ है। और कंटिन्यू, मतलब सबसे बड़ी बात हैरानी की ये है कि अगर ये चीज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खुद उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई और हिंदू कास्ट से कोई चीज इस तरह की जरा सी भी अगर हो जाती तो उसके बाद पूरे प्रदेश में आप क्या हाल देखते। जो जिस तरह का पहले भी सपा हल्ला बोल चला चुकी है उस तरह का हल्ला बोल दिख जाता कुछ भी अगर ऐसा। और क्योंकि साजिद रशीदी का बयान जितना ज्यादा अगर आप सोचेंगे वो इतनी घृणा से भरा हुआ है, वो बेसिक लाइन, जबकि उसमें अगर संजय जी देखें तो वो एक बहुत ही डिसेंट तरीके से हमेशा, कम से कम मैं डिम्पल यादव को इतने दिन से मैंने संसद में उनको देखा है कि उनके वस्त्रों का या उसका जो पहना और सारी चीजें वो बेहद डिसेंस, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से दिखता है। वो अगर उसमें वो ये बोल रहा है तो आप ये सोच के देखिए उसके जहन में कितनी घृणा भरी हुई है। वही है जो आरजू काजमी के प्रोग्राम में भी 4 औरतों के लिए और उनको इसके अलावा ये, और दूसरा ये कंटिन्यू ऑफेंडर है। और इसके अलावा अगर आप जो कह रहे थे तो ये तो मस्जिद वो है जो सामने जो फखरुद्दीन अली मस्जिद है, ये मुझे लगता है कि इसको उसमें नहीं ले सकते क्योंकि एकदम जस्ट सामने संसद के सामने, और यहाँ तमाम लोग पहले से जाते रहे हैं, उनके नाम पर रख दिया गया। उसको भी जामा मस्जिद ही बोलते हैं। जामा मस्जिद नहीं, इसका नाम शायद फखरुद्दीन अली वो है, उसके नाम से है, क्योंकि ये मोहिबुल्लाह उसमें हुआ करता था इमाम बहुत बार, क्योंकि शुरुआत नदवी इसमें हुआ करता है। जब वो चल रहा था शाहीन बाग वाला मूवमेंट, उससे पहले इससे कई बार बात हुई थी उस वक्त तक, तो ये वहां है। लेकिन ये एक टिप्पणी जो है मुझे लगता है इसका नुकसान बहुत बाद तक होगा शायद बीजेपी, वो माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी को। ये भले ही वो ना बोल रहे हो, भले ही वो चीजें ना बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है, और जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे यादव सपोर्टर्स जो अंधभक्त हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि वो भले ही अभी वोट के लिए चक्कर में ना करें, लेकिन उनको अब वहां सामने जवाब देना भारी होगा। बहुत ही मुश्किल बात है। हाँ, यादवों के यहाँ भी तो जवाब देना होगा ना कि ये क्या हुआ। हाँ,
दूसरा ये है कि आप इसको ऐसे गौर कीजिए, इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है। आप इसकी कहानी अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पे चल रही, मैं भी उसी के आधार पे कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि वोट बैंक के सामने तुष्टीकरण की आखिरी हद कहां तक हो सकती है, कि ये तो परिवार का मामला है, ये तो वो उनकी धर्म पत्नी है और जो बहुत ही सेंसिबल उसमें है। अगर कल को ये सारा ये वो बताता है कि अगर इस वोट बैंक के लोगों ने, जो सामान्य महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो ये कैसे बोल पाएंगे? ये कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सवाल बड़ा हो रहा है। वो जो इस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये सीमा बताता है, आप अभी से समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। आपने 2013 के दंगों में उन लोगों को वहीं से छोड़ दिया था, थाने से 6-8 लोग थे जिनको थाने, 11 या कितने थे, उनको अमीर आलम और उसका बेटा वहां उस समय सांसद हुआ करता था, मुजफ्फरनगर में हाँ, कवाल कांड में। तो वो सवाल कांड ये, में। हाँ, लेकिन इसमें तो ये पहला मौका होगा, मैंने पहली बार देखा। हालांकि शायद इसमें लिखा हुआ है, मैं उसको अभी डिटेल नहीं देख रहा हूं, लेकिन चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा लिखा हुआ कि उन्होंने उसको, डिम्पल यादव ने उसको वो किया है कि उस एफआईआर को उन्होंने स्वागत किया। लेकिन आप सोचिए कि अगर यही बात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की बात, मतलब ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत ही मॉडेस्टी, इस पे तो कोई नहीं बोल पाएगा, कोई भी शायद ही कहेगा जो सेन माइंड होगा, वो इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई एक जनरल बात भी कह देता तो मुझे लगता है अब तक आप सड़कों पे लाठियां देखते। मुझे याद है एक बार, चूंकि जब रामगोपाल यादव वहां जा रहे थे तब उसका टिकैत के साथ समझौता नहीं था, तो उसके जाने पे रास्ता रोकने की बात हुई थी कि टिकैत सेना, तो वो वहीं बोले थे, कहने लगे लाठियों से ठीक हो जाएंगे, उनको पता हम लोग कौन है। वो हमला कराया गया था, याद है लखनऊ में, जब टिकैत की पत्नी थी, वो भी वो किया करती थी महिला मोर्चे का, वो तो लाठियां बजवा दी थी, बीरेन जी बताएंगे, लाठियां बजवा दी थी वहीं। ये बहुत कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं लोगों के राज में ये। लेकिन ये जो आपका MY कंबाइन है, जो संजय जी कह रहे हैं, इट इज अंडर मुझे स्ट्रेन इन बिहार एंड आल्सो यूपी। एक मिनट में एक चीज और ऐड कर दूं इसमें। हमने मुलायम सिंह का भी देखा है, मुलायम सिंह भी करते थे, लेकिन मुलायम सिंह का इस तरह से जो ओपन कैपिचुलेशन इनका दिख रहा है उस तरह से नहीं दिखता था। और ये जो इस समय ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से जो शरीयत है, क्योंकि मुसलमानों का आग्रह हमेशा यही रहता है कि साहब हमारी सुप्रीमेसी मानो, क्योंकि शरीयत कहती है कि भाई वो सुप्रीम है और बाकी सारे के सारे लोग या तो नजिस हैं या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, चौपायों से भी गए गुजरे हैं। तो ये चीज़ चूँकि ऐसा लगता है कि अखिलेश ने मान ली है, तो और ये उनकी शर्त भी है शायद, और ऐसी शर्त वो कमज़ोर लोगों के सामने रख भी देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझसे कह रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव ने तो ये जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी यही था। आप याद करिए 2012 के इनके मैनिफेस्टो में था कि हम मासूम निर्दोष मुस्लिम यूथ जो जेल में बंद हैं हम उनको रिहा करेंगे। नवंबर 2007 में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और फैजाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उनको इन्होंने छोड़ने का आदेश जारी किया और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि ये सेंट्रल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़े गए हैं, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, और कल आप इनको पद्म भूषण पुरस्कार दे देंगे। उसके बाद एक जो उसमें एक्यूज था आतंक का, वो फैजाबाद कोर्ट से लखनऊ लौट रहा था, मई का महीना था और लू से उसकी मौत हो गई। तब फॉर्मर DGP ठाकुर साहब, नाम भूलना उनका, आपके प्रोग्राम बहुत बार आ चुके हैं, और विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, इनके ऊपर मर्डर की FIR दर्ज होगी, बताइए। बाद में वो तुरंत वो क्वाश हो गई कोर्ट से। तो ये इस लेवल तक जा सकते हैं। और मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था 2013 में, पहले ही दौर में 70 लोग मारे गए थे और एक साथ 5 शहरों में आर्मी वाज कॉल्ड आउट। अखिलेश यादव एक बार भी मुजफ्फरनगर के दौरे पे नहीं गए, जबकि उस समय के प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी दोनों लोग मुजफ्फरनगर दौरे पे आए थे दंगे के बाद 2013 में। लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं गए और इन्होंने जो है देवबंद का जो मौलाना अरशद मदनी है उसको मुलायम सिंह ने काम पे लगाया
और उनकी बहुत सेवा की गई, सब हो गया। लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं गए मुजफ्फरनगर एक बार भी दंगे में। और वो वेस्टर्न यूपी में मेरठ का 87-88 के बाद का सबसे भयानक दंगा था। एंड इट वाज रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस, या बल्कि उसको डेलिबरेटली होने दिया गया नहीं, ताकि मुसलमानों को शिकायत ना हो। वो तो दंगा भड़का ही इसलिए, देखिए आपने डीएमएसपी को जो सही काम कर रहे थे उनको हाँ दिया, हाँ, कि आपने इसलिए उनको होने दिया कि भाई ठीक है मुसलमान लोग जो हैं। और जबकि दोनों डीएम एसएसपी सही काम कर रहे थे, दोनों अच्छे सही ऑफिसर काम कर थे। रहे थे। मंजिल सैनी थी वहां पे एसएसपी, और सुरेंद्र शंकर सिंह और सिंह या मंजिल सैनी थे। सुरेंद्र सिंह, हाँ, दोनों लोग थे, बोथ फॉर गुड ऑफिसर्स। तो नहीं, दरअसल उनको हटाया गया, तो एक तरीके से इन्होंने लॉन्ग रूट प्रोवाइड किया। यही मसला में भी हुआ था, जो आपका रामवृक्ष यादव जो वहां पे जवाहर बाग में जो हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग की जो लैंड कब्जा कर रहा था 70 एकड़, वो, और उसके बाद वहां पे जो है एक एसपी सिटी सर द्विवेदी, उसकी हत्या हुई थी। तो ये सब इनके जमाने में हुआ है। तो इनका वोट बैंक, इनका जो है जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, इनका सत्ता में आने का रास्ता है, वो निर्बाध रहे। अखिलेश यादव उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ही विल नॉट शो एनी रेजिस्टेंस। लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। मतलब ये इशू जो है उनको उम्मीद नहीं होगा, वो सोच रहे थे मैसेज कुछ और जाएगा। तो जो जमाल सिद्दीकी है उसने लोकसभा स्पीकर को, ओम बिरला को लिख दिया, और बाकायदा पूरे सबूत के साथ लिख दिया कि साहब ये तो दिल्ली सरकार के अंडर आती है और इसको डिस्क्वालीफाई करो, मोहिबुल्लाह नदवी को, क्योंकि ये जो है ये मस्जिद में इमाम है, होल्ड ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय ड्राइंग ए सैलरी फ्रॉम द वक्फ बोर्ड under article 10218 of the constitution. Siddiqui claim Nadwi position could be considered as an office of profit because financed by the statutory body under the Delhi government. उन्होंने तो बाकायदा इसको बाहर निकालने के लिए कहा इसको तुरंत निकालो, क्योंकि उसने मॉस्क को जो है पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये मतलब एक साथ कई सारे हो गए। इसके अलावा जो बरेलवी जो वहां से लगातार लगा रहता है, उसने कहा हाँ उसने हाँ उसने बहुत बड़ा लेटर लिखा ही है कि इम्प्योर पीपल कैन नॉट कम इनसाइड द मॉस्क, ओनली दोज पीपल कैन कम द मॉस्क हु आर प्योर। अब ये वहां तक चला गया। वो तो है ही है साहब, पाकिस्तान तो इसी बिना पे बना है, इसीलिए वो पाक है, क्योंकि हम लैंड सब ऑफ नापाक प्योर हैं। है वो, लैंड ऑफ प्योर। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी कहा है ना कि भाई जो इसमें मस्जिद में औरतें जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो नीचे बैठा है। उसने कहा कि जो देयर इज ए प्लेस ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मॉस्क फॉर ए वुमन टू सिट, इट इज वर्थ नथिंग दैट डिंपल यादव ड्रेस वाज आल्सो अगेंस्ट द रूल ऑफ द मॉस्क। वो कह रहा बट द नदवी की उनको तो जो इवन दो द एंट्री ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड देयर। मतलब ये एक ही, बहुत सारे केसेस एक ही दम से खुलते हैं। लोग कहते हैं ना कि किसी भी स्वेटर का या जर्सी का सिर्फ एक धागा आपको पकड़ लीजिए तो आप पूरा खोल सकते हैं। उसी तरह से कोई एक इशू उठा लीजिए, आप उसी में सारा देख लेंगे। जो रिजवी है उसने जो फंडामेंटल सोच है जो मदरसों से लेके सब जगह पढ़ाई जाती है, वो उसने बताया कि एक वेल ड्रेस्ड महिला नहीं, एक वेल ड्रेस्ड सांसद इस देश के पार्लियामेंट में जो लॉ बनाता है, जिस लॉ की वजह से आपको इस देश में डिवीजन के बावजूद रहने दिया गया, डिवीजन के बावजूद लॉ की वजह से, है ना, वो बनाते हैं। उनके उस वेल ड्रेस्ड जो सांसद पर आपने जो वर्ड कहे हैं वो दुनिया के, क्योंकि वो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। आप ये सोचिए उसकी नजर में गंदगी क्या होगी कि वो कुछ उसने क्या क्या देख लिया, वो उसकी जिंदगी में उसको क्या दिख रहा होगा। फिर आप देखिए कि दूसरे जो उसकी निंदा कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स के अगेंस्ट है, वो इसलिए कर रहे हैं कि साहब वहां वो महिला लेके जहां महिला नहीं जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट से पूछो, सबरीमाला में ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। एक ही स्वेटर का सिर्फ एक धागा सबको खोल सकता है। और उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि सब वो जो है प्योर नहीं है, जो प्योर है वो जाएंगे। एक ही चीज है, एक ही चीज से आप अगर उसको चाहें तो कितना भी अंदर तक जाकर देख सकते हैं कि जो सड़न है। क्योंकि ये छोड़ दीजिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तुष्टीकरण की वो नहीं होती, तो 1980 के दंगों की रिपोर्ट 43 साल बाद सदन में नहीं रखी जाती, है ना। ये तो अभी भी बहुत सारे दंगे, मेरठ के दंगों का क्या हुआ होगा उसकी कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, किसी के भी दंगों की रिपोर्ट आपको दिखेगी नहीं। वो तो तुष्टीकरण की मैक्सिमम सीमाएं हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे सैकड़ों काम होंगे। लेकिन ये एक घटना जो है केनोफॉर्म है, जिसको समझना वो इसी से समझ सकता है, जिसको नहीं समझता वो तो फिर अमन की आशा है, ये आप लेके मोमबत्ती पहुंचते रहिए। जी,
चलिए। आइए अब आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को, वीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।